हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इस चैप्टर के टोटल 36 एमसीक्यूज़ को काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छी तरीके से समझा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकबाल ट्रीटेड अ लस्टरस डाईवैलेंट एलिमेंट एम। यहाँ पे लस्टर्स का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस या फिर आप कह सकते हैं ब्राइटनेस। ठीक, डाईवैलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 2 हो। कोई एलिमेंट है हमारे पास एम, हमें नहीं पता है वो एलिमेंट कौन सा है, हमें आइडेंटिफाई करना है और उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले हमने मेटल एम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द रिएक्शन मिक्सचर। जब इकबाल ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेटल एम को ट्रीट किया तो उसने देखा कि जो रिएक्शन मिक्सचर है या फिर जो बीकर है उसमें से हमें बबल्स दिख रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये कि ज़रूर वहाँ पे किसी गैस का फॉर्मेशन हुआ होगा। आगे देखते हैं। ही मेड द सेम ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस एलिमेंट वॉज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले हमने बेस के साथ ट्रीट किया था एलिमेंट एम को, अब हमने एलिमेंट एम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया है। सजेस्ट हाउ कैन ही आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस्ड गैस, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शन। हमें पूछा गया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन एलिमेंट एम है वो क्या है, और दूसरा हमें इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है इन दोनों रिएक्शंस का। तो देखिए यहाँ पे डाईवैलेंट लिखा है, तो इसी से आप समझ जाइए कि यहाँ पे किसी भी ऐसा हम मेटल ले सकते हैं खुद से जिसकी वैलेंसी 2 हो। तो यहाँ पे लेट्स से कि हम ले लेते हैं जिंक, क्योंकि आप जानते हैं Zn2+ के फॉर्म में होता है। ठीक, इसकी वैलेंसी कितनी है, +2। तो और आप जानते हैं कि जिंक क्या है, लस्ट्रस। जो मेटल्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लस्ट्रस होते हैं। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता तो हम कोई नॉन मेटल भी ले लेते, लेकिन यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे एलिमेंट लिखा है ना कि मेटल लिखा है, तो इसका मतलब ये कि हम नॉन मेटल ना लेते हुए मेटल लेंगे। अब चलिए समझते हैं इन दोनों रिएक्शंस को। देखिए, लेट द डाईवैलेंट एलिमेंट एम इज जिंक। हमने क्या लिया है, जिंक, जो कि एक मेटल है। उसके बाद पहले हमने क्या किया था, उसको एक स्ट्रॉन्ग एल्कली से क्या किया था, ट्रीट किया था। तो यहाँ पे जिंक हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है और यहाँ पे जब भी हम बेस या फिर एसिड लेते हैं तो वो एक्वस फॉर्म में लेते हैं। जब आप इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट। ये जो ZnO2- होता है इसको हम बोलते हैं जिंकेट। ठीक, इसी मेटल के अलावा अगर कोई दूसरा हो तो उसमें भी आप केट लगा के बोलेंगे। तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है, साथ में यहाँ पे जो गैस रिलीज़ होती है जिसकी वजह से हमें बबल्स दिखे थे बीकर में, वो किसकी वजह से हैं, हाइड्रोजन गैस की वजह से। सेम यही रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, HCl के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बन रहा है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, साथ में यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। अब हमें बताना था कि ये जो प्रोड्यूस्ड गैस है, जो गैस यहाँ पे रिलीज़ हुई है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या होता है, जिस भी कंटेनर से हमें ये गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही है उसके पास अगर बर्निंग स्प्रिंटर को ले जाया जाए तो वो पॉप साउंड से बर्न करेगा। इसका मतलब ये कि हम श्योर हैं कि जो गैस रिलीज़ हुई है वो कौन सी है, हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉप साउंड से बर्न करती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग द सिल्वर मेटल बाय दिस प्रोसेस। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक एनोड होता है जो कि हमारा पॉजिटिव होता है और दूसरा होता है कैथोड जो कि नेगेटिव होता है। और जब भी हमें किसी भी मेटल की प्योरीफिकेशन करानी होती है तो एनोड और कैथोड में से जो प्योर मेटल होता है हम उसको कहाँ पे रखते हैं, कैथोड पे, और जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड पे होता है। देखिए इस फिगर से समझिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का अपैरेटस है। यहाँ पे कैथोड है जो कि नेगेटिव चार्ज है इसका, और एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब जिस भी मेटल का हमें प्योरीफिकेशन करना होता है हम उसी मेटल का क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कॉपर को प्योरीफाई करना था तो हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, और ये एसिडिफाइड लेना है हमें। ठीक, ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सके। अब देखिए,
यहाँ पे एनोड पे हमारा इम्प्योर मेटल है। अब यहाँ से क्या होता है कि कैथोड की तरफ इसके आयंस मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से कैथोड पे हमारे पास प्योर मेटल का डिपोजिशन देखने को मिलता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड के नीचे यहाँ पे सेटल हो जाती हैं। इस वजह से हम इसे एनोड मेट भी बोलते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब इसे लिख के समझते हैं। उससे पहले बाकी के दोनों पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट में दिया है कि सजेस्ट सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। तो हमने आपको बताया था जिसका भी हमें प्योरीफिकेशन करना होगा हम उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। थर्ड पार्ट है इन दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए क्या होता है कि हम प्योर सिल्वर को, यहाँ पे हमने क्या मेटल लिया है, सिल्वर, तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, कैथोड की स्ट्रिप पे, ठीक है ना। और इम्प्योर जो सिल्वर है वो हमारे एनोड पे होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है। बी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि हमें ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट बताना है जिसका यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जिस किसी का भी हमें प्योरीफिकेशन कराना होगा उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो यहाँ पे भी हम सिल्वर का ही कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, या फिर इसकी जगह आप सोडियम आर्जिटोसाइनाइड भी ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक में इसी को बोला जाता है कि आप इसी को प्रीफर करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। तो हम इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डी वाले पार्ट में पूछा गया था कि जो प्योर मेटल है वो कहाँ डिपॉजिट होगा। तो आप जानते हैं प्योर सिल्वर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। आ रही है बात समझ में, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 39. Why should the metal sulfides and carbonates be converted to metal oxides in process of extraction of metals from them? आप जानते हैं कि जब भी हम अर्थ क्रस्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो हमें इम्प्योर स्टेट में मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं वो हमें ओर की फॉर्म में मिलता है, ठीक। अब उसको हम प्योरीफाई करते हैं ताकि हमें जो प्योर मेटल है वो मिल सके। तो जैसे मोस्ट ऑफ द मेटल सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, तो इनको हम मेटल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में, ठीक। यानी मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट से हम पहले इसको मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करा के प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो हमें पूछा गया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। सिंपल सा रीज़न है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू मेटल सल्फाइड या फिर मेटल कार्बोनेट से। तो यही हमें लिखना है, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय रिडक्शन। क्यों? क्योंकि हमने मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा दिया है, तो इसका मतलब ये कि जो मेटल है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने रिडक्शन किया उसका। जैसे कि कैल्शिनेशन और रोस्टिंग कैन बी डन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ओर टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। जैसे हमने देखा अभी क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या था, कार्बोनेट था और सल्फाइड था। तो ये जो कैल्शिनेशन की प्रोसेस होती है इसमें हम कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। वहीं अगर हम बात करें रोस्टिंग की तो इसमें हम सल्फाइड से मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। तो कैल्शिनेशन और रोस्टिंग इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40. Generally when metals are treated with mineral acids hydrogen gas is liberated, but when metal except Mn मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम ट्रीटेड विथ निट्रिक एसिड हाइड्रोजन इज़ नॉट लिबरेटेड बाई। यहाँ पे लिखा है कि जब हम मेटल को मिनरल एसिड जानते हैं आप किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड को, यानी ऐसे एसिड जो कि हमने खुद बनाए हैं, न कि वो हमें लिविंग सोर्स से मिले। जैसे बात करें अगर हम फॉर्मिक एसिड की या फिर एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये एसिड हमें लिविंग सोर्स से मिली होती हैं, इसलिए उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होती हैं, वीक होती हैं। लेकिन ये जो मिनरल एसिड होती हैं या फिर हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड होती हैं, इसको हमने सिंथेसिस किया हुआ है और ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मेटल्स होते हैं हम उनको मिनरल एसिड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। आप जानते हैं कि मेटल और एसिड का जब रिएक्शन होगा तो हमें साल्ट्स और प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। लेकिन कुछ मेटल्स को अगर हम छोड़ दें जैसे मैंगनीज़ और मैग्नीशियम, और उसको बाकी जो मेटल्स हैं उनको हम ट्रीट करें निट्रिक एसिड के साथ, यहाँ पे जो हमने मिनरल एसिड लिया है वो क्या है, हमारी निट्रिक एसिड HNO3, तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि जो ये निट्रिक एसिड होती है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप जानते हैं अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सामने वाले में क्या ऐड करेगा, ऑक्सीजन।
तो क्या होता है, जब भी ये रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस जब हमारी इवॉल्व होने लगती है तो ये फ़ौरन उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन करा देता है, जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। इसी वजह से जब हम मेटल को निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर और प्लस में साल्ट। समझ रहे हैं? तो यही हम लिख सकते हैं कि बिकॉज निट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है, HNO3 क्या करता है, अपना जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को दे देता है और ख़ुद रिड्यूस हो जाता है, या फिर NO2 में या फिर NO में या फिर N2O में। ठीक, इन चीज़ों में रिड्यूस हो जाता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन खुद क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। यहाँ पे दिया गया है कि कोई रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम और कंपाउंड X के बीच में, और उस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। हमें बताना है कि ये कंपाउंड जो हमने X लिया है वो क्या है। नेम द रिएक्शन, और इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नेम भी होता है, वो हमें बताना है। सी वाला पार्ट है, राइट डाउन इट्स केमिकल रिएक्शन, तो हमें इसका रिएक्शन भी लिखना है। तो देखिए, जिस प्रोसेस से हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करते हैं या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है थर्मिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम आयरन और एल्युमिनियम की मदद से इन दोनों को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, और हमें मिलता है आयरन लिक्विड फॉर्म में। तो क्या होता है, हम उस आयरन की मदद से ही रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करते हैं। इसका नाम होता है थर्मिट रिएक्शन। अब चलिए इसको लिख के समझते हैं। देखिए, ए वाले पार्ट में हमसे पूछा गया था कि कंपाउंड X क्या है। तो जो कंपाउंड X होता है हमारा होता है आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे आयरन प्लस दी फॉर्म में होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं फेरुसोफेरिक ऑक्साइड। ये नाम याद रखना है आपको। काफ़ी बार आयरन थर्ड ऑक्साइड ना बोल के ये नेम यूज़ किया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, फेरुसोफेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अब पूछा गया था हमसे इस केमिकल रिएक्शन का क्या नेम है, तो हम इसको थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। ये आपकी बुक में दिया गया है। दूसरा, आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसको एल्यूमिनो थर्मी भी बोला जाता है। एल्यूमिनो यानी एल्यूमिनियम, थर्मी मतलब हीट करना। ठीक, तो इसको ये इस नाम से भी जाना जाता है। आपकी बुक में नहीं दिया है, आपकी मर्ज़ी हो याद करना हो तो करिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। सी वाला पार्ट में हमें इसका केमिकल इक्वेशन लिखना था। तो देखिए, यहाँ पे कंपाउंड X जो कि लिया है हमने क्या, फेरुसोफेरिक ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में है। एल्यूमिनियम ये भी सॉलिड फॉर्म में है। क्या होता है, हम इन दोनों को मेल्ट कराते हैं। मेल्ट कराने के बाद हमें मिलता है आयरन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं उनमें ये पिघला हुआ आयरन डाल देते हैं, और जब वो धीरे धीरे सूखने लगता है तो उससे क्या होता है, जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। साथ में यहाँ पे हमें जो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे वो हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है, यानी कि ये प्रोसेस क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन अ मेटल X इज ट्रीटेड विथ कोल्ड वाटर इट गिव्स बेसिक साल्ट Y विथ मॉलिकुलर फार्मूला XOH। यहाँ पे OH यानी कोई हमारा हाइड्रोक्साइड बन रहा है। मॉलिकुलर मास जिसका हमें गिवन है 40, एंड लिबरेट्स अ गैस Z विच ईजिली कैच फायर। हमें पता लगाना है कि X, Y और Z क्या है, और हमें इनके केमिकल रिएक्शंस को भी लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे कोई मेटल X बोला है और बताया गया है कि वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है और बना लेता है बेसिक साल्ट Y। ठीक, और यहाँ पे हमें Y का क्या दिया है, मॉलिकुलर मास दिया है 40। तो आप क्या करिए कि यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा X है इसका एटॉमिक वेट हम X मान लेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हमें पता है, ये इक्वल होगा, इसका सम इक्वल होगा किसके, मॉलिक्यूलर मास के, जो कि है हमारा क्या 40। तो इससे हमें मिल जाएगा X का एटॉमिक मास।
या फिर आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। तो जब हमें इसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा तो हम ये पता लगा लेंगे कि जिसका बात की जा रही है यहाँ पे एक्स, वो क्या है। जब हमें एक्स का वैल्यू एक्स पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा वाई हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो यहाँ पे लिबरेट हुई है गैस जेड, वो भी हमें पता लग जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि जो वो गैस जेड है वो ईज़िली फायर कैच कर लेती है। ठीक, इतनी जानकारी हमें दी गई है। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें किसका पता है, वाई का XOX, ये क्या क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब इसकी मदद से जो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, इसकी मदद से हम इसका मास निकालेंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा मेटल या फिर एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पे लेट्स से कि हमने एक्स के एटॉमिक मास को एक्स मान लिया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। जब आप इन सब का सम करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा इसके मॉलिक्यूलर मास के, जो कि हमारा 40। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर एक्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमें 23 मिलती है। और आप लोग जानते हैं कि जो सोडियम होता है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो हमने ये पता लगा लिया कि जो एक्स है हमारा वो क्या है, सोडियम। अब क्या करेंगे, हम सोडियम को ट्रीट करेंगे किससे, कोल्ड वाटर से। आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सोडियम होता है हमारा वो सेकेंड पोजीशन पे होता है। इसका मतलब ये कि ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है। वहीं अगर हम बात करें बाकी के मेटल्स की, तो उनमें से मोस्ट ऑफ द मेटल्स नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करते हैं या फिर कुछ स्टीम से भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन पोटेशियम और सोडियम हमारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सोडियम जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और यही हमारा क्या है, वाई। साथ में यहाँ पे गैस रिलीज़ होती है H2 गैस, ये क्या हो गया हमारा जेड। और हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि ये जेड है वो इजीली क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक है, क्योंकि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी वजह से जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होती है वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वाई हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जेड क्या है, हाइड्रोजन गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स वाई एंड जेड। कोई एक नॉन मेटल एक्स है हमारा और यही नॉन मेटल 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाई और जेड। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई एलोट्रॉफ की बात की जा रही है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो वाई हमारा वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, वहीं अगर हम बात करें जेड की तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वो, पहली बात तो ये कि ये एलोट्रॉफ शो करता है, यानी एक ही मेटल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है और यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टी भी हमें दी गई है। तो आप जानते हैं कि हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है हमारा, डायमंड होता है। और डायमंड से आप ये समझ गए कि यहाँ पे जो नॉन मेटल की बात की जा रही है एक्स, वो हमारा क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक, अब जब कार्बन है यहाँ पे डायमंड है तो वाई क्या होगा, उसका एक और एलोट्रॉफिक फॉर्म जो कि हमारा क्या है, ग्रेफाइट। जिससे पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसी वजह से कई जगहों पर हम इसको एज ए इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं। तो इसको हम चलिए लिख के समझते हैं। अ नॉन मेटल एक्स इस कार्बन, यहाँ पे नॉन मेटल हमारा जो है एक्स वो क्या है, कार्बन। ये एलोट्रॉफिक फॉर्म शो करता है और इसके जो एलोट्रॉफ हैं वो हैं ग्रेफाइट और डायमंड। और हमें ये पता लगाना है कि इनमें से ग्रेफाइट कौन सा है और डायमंड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो ग्रेफाइट हमारा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसका मतलब ये कि हमारा जेड हो गया ग्रेफाइट। वहीं अगर हम बात करें हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस की तो वो हमारा होता है डायमंड। तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, डायमंड। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगले का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आई होप आज जितने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हुए आपको वो सभी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।